हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मॉडर्न एकेडमी। मेरा नाम है अनुज और हम पढ़ रहे हैं साइंस। तो साइंस की सीरीज में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है क्लास 9 का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट दो पार्ट करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आखिरकार एटॉमिक नंबर कहाँ से कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का क्या है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ देख रहे हैं आप, जैसे इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, जितने प्रोटॉन है किसी भी एलिमेंट के एटम में वो ही उसके एटॉमिक नंबर को बताने में हेल्प करते हैं। एंड विच कैन बी डिटरमाइन एटॉमिक नंबर और इट इज डिनोटेड बाय जेड। यानी कि आप हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं और हर एलिमेंट्स के एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं ना। तो जितने प्रोटॉन होंगे, यानी कि पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव साइन बताया था ना मैंने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताए थे मैंने एटम्स के बारे में, पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं आप। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो फर्स्ट था हमारा प्रोटॉन, जो कि क्या था, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज है ना प्रोटॉन के ऊपर। सेकंड है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल है, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है अपने साथ। तो इसमें वही बोला कि एटॉमिक नंबर हमें पता करना हो किसी भी एलिमेंट, तो हमें उसमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, यही होता है एटॉमिक नंबर फाइंड करने का तरीका। यानी कि किसी भी एटम के अंदर के एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, जैसे ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो उसके जितने भी एटम होंगे उसके अंदर जो प्रोटॉन के नंबर होंगे ना हर एटम के न्यूक्लियस के अंदर, वो हमेशा सेम ही रहेंगे, तभी जाके एक एटॉमिक नंबर हमारा बनता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं हाइड्रोजन का। यहाँ पे लिखा है ना हाइड्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर होता है 1। क्यों 1 होता है, क्योंकि जो उसके एटम में न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 कहते हैं हम। वैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z तो सिंबल है, एटॉमिक नंबर होता है 6। क्यों कहते हैं 6, क्योंकि 6 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब जैसे कि लिखा हुआ है मैंने एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही ऑर्बिट के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यानी कि किसी के भी अगर किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, किसी के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो, तो या तो हमें एटॉमिक नंबर बताओ, या नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओगे, तो हम उससे इन तीनों चीजों में से किसी एक को भी निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ठीक है, ये था एटॉमिक नंबर के बारे में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास नंबर। अभी हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर्स के बारे में, वो बताया मैंने कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं एटॉमिक नंबर। अब जानेंगे मास नंबर, यानी कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास किस तरह से निकाला जाता है, यानी कि मास नंबर वही होता है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या बोल रही है इसकी। जैसे कि बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है, मास नंबर क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि एक किसी भी एटम के अंदर कितने, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है और जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उन दोनों का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर कहलाएगा किसी भी एटम का। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। जैसे कि लिखा हुआ आगे, इट इज डिनोटेड बाय ए, और एटॉमिक मास को डिनोट किससे करते हैं हम, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे लिखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस, क्योंकि देखो एटम के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के अंदर ही, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो एटम का जो मास होता है ना पूरा टोटली डिपेंड किस पे करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के डिपेंड पर। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जो ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड, वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं उनका जो मास होता है। लेकिन जो बाकी का पूरा एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के वजह से। इसलिए ही हम उन दोनों का सम करके ही किसी भी एटम का मास निकालते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास निकालने का तरीका ये है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि कार्बन का मैंने आपको एक टेबल बताई थी, आपकी बुक में टेबल दी हुई है, उस टेबल में आपको मैंने बोला था कि याद कर लीजिएगा कुछ एटॉमिक मासेस के। तो वैसे कि आपने याद किया होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12U। ठीक है ना, यही होता है ना। तो उसका 12U का क्या मतलब है, 12U का मतलब है यानी कि उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तभी तो 12U कहलाएगा, है ना। अब आगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है ना, याद है ना। तो एटॉमिक नंबर 13 होता है, उससे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है, 27 है, यानी कि उसके अंदर 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि इन दोनों का सम करेंगे तभी तो 27 होगा, है कि नहीं है।
ठीक है, तो 4 5 6 7 और एक ही यानी 27, टोटल 27 हो गया, यानी कि इसका मास हो गया। अब आगे जैसे इन द नोटेशन फॉर एन एटम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट आर नॉट टू बी रिटन एज आर रिटन टू बी एज। अब देखिए किसी भी सिंबल, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन करना हो, मैं किसी भी एलिमेंट के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन करना हो उसके मास और उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो किस तरह से करते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ फॉर्मूला बनाया हुआ है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी सिंबल्स मैंने बताया था आपको, हर एक एलिमेंट का सिंबल होता है, किस तरह से बनाते हैं सिंबल। फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ बताया उनके बारे में, थर्ड चैप्टर में बताया, तो वहां से आप कैसे निकालते हैं उनके सिंबल्स वहां से जान लीजिए, ठीक है। तो सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट, उसके बाद जो उसका ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि उस वहां पर हमें लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐसे करके, जो सिंबल ऑफ एलिमेंट मैंने एक्स यूज किया है, एटॉमिक नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यानी मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बताया था मैंने, ठीक है। तो ऐसे करके, वैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसको नीचे लिखा मैंने, देखा यहाँ पर लिखा ना, उसका सिंबल एन होता है तो मैंने बीच में लिखा हुआ है ऐसे। और एटॉमिक मास कितना होता है उसका 14 होता है, आप टेबल में जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना होता है 14। तो देखिए इस तरह से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कभी भी किसी एलिमेंट को, अगर नोटेशन कर रहा हूँ किसी भी सिंबल का, किसी भी एलिमेंट के सिंबल का, ठीक है। तो ये था मास नंबर के बारे में। हाँ, तो हमने अभी एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा, मास नंबर के बारे में पढ़ा। अब जो आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है आप यहाँ पे, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आइसोटोप्स आखिरकार क्या होता है, आइसोटोप्स वो होते हैं जो, जैसे कि लिखा हुआ है द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि किसी भी एटम के सेम एलिमेंट जो है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स है सेम, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे फाउंड किए जाते हैं नेचर में जिनके एटॉमिक नंबर तो हम सेम ही रहते हैं, लेकिन उनके मास नंबर चेंज हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 स्पीसीज फाउंड होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा जाके। जैसे कि फर्स्ट स्पीसीज होती है उसकी कौन सी, प्रोटियम, जिसको हम डिनोट करते हैं एच, ड्यूट्रियम वो भी एच से, और ट्राइट्रियम। ये 3 स्पीसीज है हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम की 3 स्पीसीज फाउंड होती हैं। तो इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर है ना हाइड्रोजन का, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ना रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, किसी भी एटम का ऊपर मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर और बीच में एलिमेंट का सिंबल। तो वैसे ही मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, ये प्रोटियम का है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का नंबर होता है एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है, 1 ही तो होता है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो देखो यहाँ पे सब में 1 ही तो है, तीनों में देखो 1 है ना, 1 1 1। तो यहाँ पर वो जो बोला कि एटॉमिक हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि मास नंबर डिफरेंट होगा और एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो सब में एटॉमिक नंबर तो सेम है, देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तीनों अलग अलग है लेकिन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर सेम डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका नेचर अलग होगा, इसका फिजिकल नेचर अलग होगा, इसका फिजिकल नेचर अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम ही होंगी, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटियम का 1 होता है, ड्यूट्रियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे कार्बन के 2 फाउंड होते हैं स्पीसीज, दो टाइप के होते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि यहाँ पे देखो आप एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, कार्बन 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी मास नंबर कितना है, एक का 12 है, एक का 14 है। अब आप कहेंगे सर हमने तो जब एटॉमिक टेबल में से मास नंबर हमने पढ़ा था वो एक ही, तो अब दो मास नंबर थोड़ा लिख सकते हैं हम एक ही एलिमेंट के। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एक अप्रोक्सीमेट निकालते हैं, दोनों का सम करते हैं। किसी तरीके से आपकी बुक में दिया हुआ है, आप जाके चेक करके पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बताया गया है कि किस तरह से किसी भी चीज का एस्टिमेट निकालने के लिए किस तरह से कि हम इसका एटॉमिक मास नंबर कैसे लेते हैं। जैसे कि आपको पता है क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, 35.5 U होता है ना, 35.5 U होता है। तो ये कैसे निकाला, इन दोनों का कुछ अप्रोक्सीमेट सम कर मल्टीप्लाई डिवाइड कर कुछ करके निकाला होगा ना, आपकी बुक में दिया हुआ तरीका, आप वो जाके देखिएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे देखिए क्लोरीन के भी एटॉमिक नंबर दोनों सेम है, लेकिन मास नंबर एक का 35 होता है, एक का 37 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी आइसोटोप्स को पहचान सकते हैं, और आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है वो बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब आइसोटोप्स के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि आइसोटोप्स कहाँ पर यूज होते हैं। तो कुछ आइसोटोप्स हमारे यूज होते हैं नेचर में, जैसे कि एक आइसोटोप होता है यूरेनियम का, जैसे लिखा हुआ है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना
उसके अंदर एक यूरेनियम का एक आइसोटोप यूज होता है। अब वो कौन सा होता है, जैसे कि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, ठीक है। अब इसके आइसोटोप्स कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 235 से लेके 38 तक के बीच में होते हैं। अब हमारे पास जो यूज होता है वो होता है 235 यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ठीक है, यानी कि U23592 ये वाला जो होता है ना यूज, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज, ठीक है। अगला है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब एक कोबाल्ट का भी एक आइसोटोप होता है जो यूज होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। तो वो कैसा होता है, आप देखो कोबाल्ट का सिंबल ये है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, उसका मास नंबर कितना है 57 से लेके 60 तक, क्योंकि उसके भी काफी सारी स्पीसीज फाउंड होती है कोबाल्ट की। तो जो हमारा कैंसर में यूज होता है वो कौन सा होता है, कोबाल्ट 60/27, यानी ये वाला जो हमारा कैंसर के जो ये वाला आइसोटोप है कोबाल्ट का, वो हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये वाला हमारा यूरेनियम के न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे यूज होता है, ठीक है। अब अगला है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। गोइटर क्या होता है मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा, ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक डिजीज है, ठीक है, ठीक है। वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है आयोडीन की कमी से, तो गोइटर हो जाता है, तो वो मैं आपको बायो की क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का कौन सा आइसोटोप यूज होता है। तो आयोडीन का आइसोटोप होते हैं 123 से लेके 35 तक, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। तो हमारे जो गोइटर के आयोडीन के जो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है वो कौन सा होता है I127/53, ये वाला आइसोटोप यूज होता है आपके गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये था आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोबार्स। अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा आइसोटोप्स। अब देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान से पढ़िएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। यानी कि आइसोटोप्स में हम क्या पढ़ रहे थे कि सेम एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है एटम के और डिफरेंट ही एटॉमिक मास है, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों का सेम होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, ठीक है। इनके जो एटॉमिक नंबर होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन इनके जो मास होंगे, जैसे इसका एटॉमिक मास होगा 4, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 4 होगा। कुछ एलिमेंट्स हमें ऐसे भी फाउंड होते हैं नेचर के अंदर। तो उसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं मैंने, जैसे कि कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या होता है 40। देखिएगा जाके आप टेबल में, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। और ऐसे बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि डेफिनेशन आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो ये था आइसोबार्स के बारे में। तो यहाँ पर आकर आपका पूरा होता है चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, पूरा एंड होता है, यानी कि ये हो गया आपका चैप्टर 4 कंप्लीट। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट जब भी नया चैप्टर लेके आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।